नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जेट स्ट्रीम को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जेट स्ट्रीम जो टॉपिक है दोस्तों, वो हमारा क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है जेट स्ट्रीम। तो दोस्तों, जेट स्ट्रीम की यदि खोज की बात करें तो कब खोज हुआ था जेट स्ट्रीम की, तो सबसे पहले पोलर जो जेट स्ट्रीम है हमारा, उसका खोज 1945 में हुआ था। जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहे थे उस समय हमारा जेट स्ट्रीम का खोज हुआ था, पोलर जेट स्ट्रीम का। और उनका जो खोज हुआ था दोस्तों, वो आप देखोगे ये हमारा मान लो अमेरिका है और ये जापान है। तो अमेरिका से जब जेट प्लेन जापान की ओर बमबारी करने के लिए जा रही थी, तो उनकी जो स्पीड अप थी, ठीक है, स्पीड जो थी वो डाउन हो गया था। तो जब यूएसए से जापान की ओर जेट प्लेन बमबारी करने जा रही थी, तो उनका जो स्पीड था जेट प्लेन का वो डाउन हो गया था और उनका जो टाइम ड्यूरेशन था वो ज़्यादा लगा जापान पहुंचने में। लेकिन जैसे ही बमबारी करके यूएसए रिटर्न हुए, तो उनका जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम था ट्रेवल करने का, वो हमारा बहुत ही कम हो गया था और जेट प्लेन की जो स्पीड थी वो बढ़ गई थी। दोस्तों, इस जो इवेंट हुआ था इसके बारे में रिसर्च किया गया कि ऐसा क्यों हुआ। तो बाद में पता चला रिसर्च के बारे में कि यहाँ पे पोलर जो जेट है उसके द्वारा हुआ। पोलर जो जेट है दोस्तों, वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती है। इसी वजह से यूएसए से जब जेट प्लेन चल रही थी वेस्ट की ओर, ठीक है, तो यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट जब पोलर जेट चलती है वो इसका स्पीड को डाउन कर दिया था, और जब ये रिटर्न हो रही थी तो स्पीड को अप कर दिया गया था। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे जेट स्ट्रीम की खोज हुई और बाद में रिसर्च में पता चला कि अर्थ में, पूरे अर्थ में दो परमानेंट जेट स्ट्रीम है, एक पोलर जेट स्ट्रीम और दूसरा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो दोस्तों, इसी को हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं डिटेल में। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है जेट स्ट्रीम की, क्योंकि आपसे एग्जाम में यदि पूछ लिया जाता है जेट स्ट्रीम होती क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो आपको लिखने लायक यानी कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। इसके बाद दोस्तों ओरिजिन एंड फॉर्मेशन आप जेट स्ट्रीम को देखेंगे, जेट स्ट्रीम की फॉर्मेशन कहाँ होती है, क्यों होती है, वो भी हम लोग देखेंगे। और फिर देखेंगे दोस्तों इफेक्ट ऑन वेदर। दोस्तों, जेट स्ट्रीम के वेदर पे क्या इफेक्ट डालती है उसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे आप इंडिया में ही देख लो, मानसून जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो मानसून जब वर्ष होता है, अचानक मानसून आती है, उसमें भी जेट स्ट्रीम का रोल होता है। इसके अलावा वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस होती है इंडिया में, उसमें भी आप देखोगे जेट स्ट्रीम का रोल है। इसके अलावा दोस्तों आप देखोगे यूएसए में जब विंटर में बहुत ज़्यादा हार्श विंटर आती है, उस समय भी जेट स्ट्रीम का रोल होता है, क्योंकि पोलर जो वर्टेक्स की फॉर्मेशन होती है वो भी जेट स्ट्रीम से होती है। तो जेट स्ट्रीम जो दोस्तों वेदर में काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है या उसको अफेक्ट करता है। इस सब को हम लोग डिटेल में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जेट स्ट्रीम की आप डेफिनेशन आप देखोगे या कैरेक्टरिस्टिक देखोगे कि जेट स्ट्रीम होती क्या है। तो दोस्तों जेट स्ट्रीम हायर एल्टीट्यूड पे बहने वाली हवा है। ठीक है, हायर एल्टीट्यूड का मतलब है 2-3 किलोमीटर से ऊपर। तो अक्सर जनरली जेट स्ट्रीम क्या होती है कि जेट स्ट्रीम आपको ट्रोपोपॉज से नीचे फ्लो करती है। आपको पता होगा कि हमारे अर्थ में बहुत सारे एटमॉस्फेयर की लेयर है। पहला लेयर दोस्तों ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, पहला लेयर है। तो ट्रोपोस्फीयर के बीच में और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में हमारा ट्रोपोपॉज है। तो ट्रोपोपॉज से नीचे जो हवा बहती है वो हमारा जेट स्ट्रीम है। तो जेट स्ट्रीम क्या है, हायर एल्टीट्यूड पे बहने वाली हवा। ट्रोपोपॉज से नीचे बहने वाली हवा को जेट स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, फिर देखो ये लार्जली जो गवर्न होता है वो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट और अपर एटमॉस्फेरिक जो कोरियोलिस फोर्स लगते हैं उससे गवर्न होता है। ठीक है, देखो नॉर्मल जो विंड्स होती है दोस्तों, उसकी जो वेलोसिटी होती है और डायरेक्शन होते हैं, दोनों को गवर्न क्या करती है। नॉर्मल जो विंड्स होती है दोस्तों, सरफेस विंड्स को बोल सकते हैं, उसके गवर्न करने के लिए सबसे पहले तो सरफेस जो फ्रिक्शन होती है
वो हमारा गवर्न करती है। सरफेस फ्रिक्शन भी अफेक्ट करती है, जैसे मान लो माउंटेन्स के पास जाएंगे तो उसको रोक देगी, बैरियर प्रदान करेगी, ठीक है। तो सरफेस जो फ्रिक्शन होती है पहला गवर्न करती है। इसके अलावा दोस्तों जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है, अब देखो प्रेशर ग्रेडियंट एक फोर्स है। प्रेशर ग्रेडियंट कैसे पैदा होता है? हाई प्रेशर लो प्रेशर के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उससे प्रेशर ग्रेडियंट एक फोर्स पैदा होता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट भी हमारा जो विंड्स है उसको चलने के लिए प्रभावित करता है। और तीसरा हो गया दोस्तों कोरियालिस फोर्स। कोरियालिस फोर्स आपको पता होगा कि फेरेल लॉ के हिसाब से नदर हेमिस्फीयर में राइट वर्ड डिफ्लेक्ट करता है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो तीन जो फोर्स है नॉर्मल विंड्स की वेलोसिटी और डायरेक्शन को निर्धारित करने के लिए उसको अफेक्ट करता है। लेकिन आप देखो जेट स्ट्रीम कैसा विंड्स है? एक हायर एल्टीट्यूड विंड्स है। तो यहाँ पे तो आपको जो फ्रिक्शन है, सरफेस जो फ्रिक्शन है वो यहाँ पे जीरो होंगे। तो जेट स्ट्रीम की सरफेस फ्रिक्शन जीरो होंगे यानी कि उसको प्रभावित नहीं करेगा। तो वहाँ जेट स्ट्रीम की जो डायरेक्शन होगी और स्पीड होगी दोनों को कौन निर्धारित करेगी? बाकी दो बचे चीज़ जैसे प्रेशर ग्रेडियंट और फिर कोरियालिस फोर्स। तो प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियालिस फोर्स दोनों के द्वारा जेट स्ट्रीम की वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन निर्धारित होती है। दोस्तों वेलोसिटी की बात करें तो यूजुअली क्या होता है 120 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार होती है कोरियालिस जेट स्ट्रीम की, क्योंकि वहाँ पे सरफेस फ्रिक्शन नहीं होता है इसलिए स्पीड अप बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, स्पीड ज़्यादा होता है। तो और इसकी और कैरेक्टरिस्टिक की आप बात करोगे तो जेट स्ट्रीम कैसी होती है? जेट स्ट्रीम दोस्तों एक आप बोल सकते हो फाइबर ऑप्टिक्स की केबल जैसा होती है। एक जेट स्ट्रीम में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल में बहुत सारे जो वायर होते हैं वैसे ही जेट स्ट्रीम भी होते हैं। जेट स्ट्रीम में बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं और ये जो ब्रांचेज होते हैं ये कभी भी मिल सकते हैं एक दूसरे से, यानी मर्ज हो सकते हैं, या एक ब्रांच बहुत सारे ब्रांच में डिवाइड हो सकता है। इस टाइप की इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है जेट स्ट्रीम की, ठीक है। इसके अलावा देखो दोस्तों इसकी सेंट्रल की जो सेंटर में आप देखोगे सेंटर में जो स्पीड होती है जेट स्ट्रीम की सबसे हाईएस्ट होती है और इसके पेरीफेरी में कम होती है। तो सेंटर से जैसे जैसे आप पेरीफेरी में जाओगे आपके जेट स्ट्रीम की हाइट क्या होगी? डिक्रीज होती जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो जेट स्ट्रीम की स्पीड होती है विंटर में सबसे ज़्यादा होती है, समर में कम होती है। विंटर की जो स्पीड होती है दुगना से ज़्यादा, समर से दुगना से भी ज़्यादा होती है विंटर में। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग देखें कि जेट स्ट्रीम लार्जली गवर्न होता है प्रेशर ग्रेडियंट से। और देखो प्रेशर ग्रेडियंट विंटर में आप देखोगे तो विंटर में जो आइसोबार होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, यानी बहुत पास पास आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या है? यहाँ पे आइसोबार्स ऐसे लाइन को ड्रॉ करती है जहाँ पे सेम प्रेशर होते हैं, सेम प्रेशर वाले लोकेशन को कनेक्ट करने वाली लाइन को आइसोबार बोलते हैं। तो विंटर में आप देखोगे आइसोबार क्लोजली रिलेटेड होते हैं। इसका मतलब है प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होता है, बहुत ही कम डिस्टेंस में प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होता है। जब प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होगी तो वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए जेट स्ट्रीम विंटर की में वेलोसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू समर। इसके अलावा दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जिग जैग मोशन में यहाँ पे फ्लो होता है। क्यों? अगेन ये हमारा आइसोबार को फॉलो करता है। देखो प्रेशर ग्रेडियंट आइसोबार क्या होती है? स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, जिग जैग होती है। तो इसी को फॉलो करते हुए हमारा जेट स्ट्रीम भी जिग जैग होती है। एक स्ट्रीम जैसे रिवर मियंडरिंग करती है वैसे जेट स्ट्रीम भी अर्थ के अपर जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे मियंडरिंग करते हुए चलती है। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो दोस्तों अभी हम लोग देखिए डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेट स्ट्रीम। अब हमारा जो मेन टॉपिक है यहाँ पे ओरिजिन एंड फॉर्मेशन कैसे होता है जेट स्ट्रीम की। तो दोस्तों हम लोग ने ऑलरेडी जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है यानी कि जो सेल होते हैं फॉर्मेशन या प्लेनेटरी जो विंड्स होते हैं उसका फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो काफ़ी आपको बेसिक नॉलेज होंगे। तो देखो दोस्तों ये हमारा इक्वेटर 0 डिग्री पर ये इक्वेटर है और हमारा पोल है, ठीक है। तो देखो इक्वेटर पर क्या होती है? इक्वेटर पर हमारा जनरली ITCZ का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे वर्टिकली
इक्वेटर पे वर्टिकली हमारा जो सन रेज होती है वर्टिकली पड़ती है इक्वेटर पे। इसकी वजह से वर्टिकली पड़ने पे यहाँ पर क्या होती है, कन्वेक्शन सेल की फॉर्मेशन होती है, कन्वेक्शन करंट की फॉर्मेशन होती है। कन्वेक्शन करंट का मतलब यहाँ पे एयर राइज होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ITCZ प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ट्रॉपिक से जो विंड्स आती हैं, ट्रेड विंड्स आती हैं, उसका भी कन्वर्जेंस होता है। तो कन्वर्जेंस होगा तो उस जो कन्वर्ज एयर है उसका भी राइजेस होगा, ठीक है। दो फोर्स यहाँ पे होती है, एक तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर होने के चलते, इंटेंस गर्मी के चलते कन्वेक्शन कन्वेक्शन करंट बनती है। उसके अलावा ITCZ पे जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो भी कन्वर्ज होती हैं। इसकी वजह से जो यहाँ पे जो एयर होती है वो राइज होती है, और यहाँ पे एयर बहुत ही हाइट पे राइज होती है, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्स काम करते हैं राइज करने के लिए, दो यहाँ पे फोर्स काम करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से भी देखें हम लोग, कन्वर्जेंस ऑफ ट्रेड विंड्स और यहाँ पे कन्वेक्शन जो करंट बनते हैं उसकी वजह से। इसलिए यहाँ पे इक्वेटर पे जो आपको देखने मिलेंगे ट्रोपोपॉज जनरली 12 से 17 किलोमीटर के बीच में होते हैं। ट्रोपोपॉज यानी कि ये जो एयर राइज कर रही है वो बहुत ही हाइट तक जाती है, ठीक है। तो हाइट तक जाती है तो यहाँ पे ट्रोपोपॉज तक पहुँचती है। अब देखो ये हमारा इक्वेटर के केस हो गया, लेकिन अब देखो एक और जगह से हमारा जो एयर राइज होता है वो कहाँ होता है, 60 से 65 डिग्री के आसपास। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे भी एयर का राइज होता है। हम लोग देखे थे एटमॉस्फेरिक जब सर्कुलेशन होती है प्लेनेटरी विंड से, वहाँ पे देखे थे कि यहाँ पे भी एक एयर का राइज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ITCZ के एरिया में यानी इक्वेटर पे जो एयर राइज होते हैं, फिर एक विंड्स यहाँ पे फ्लो होता है और जाकर 30 डिग्री पे सबसाइड होता है, सिंक होता है, क्योंकि कूल हो जाता है। फिर 30 डिग्री 35 से डिग्री पे यहाँ पे जब सरफेस को बहती है तो एयर यहाँ पे वार्म हो जाती है। जब वार्म होती है तो यहाँ पे भी 60 से 65 डिग्री पे राइज होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे राइज होती है, लेकिन यहाँ पे जो राइज होती है क्योंकि यहाँ पे जो सन की ओवरहेड नहीं होती है, इसलिए जो कन्वेक्शन जो करंट फॉर्म होती है इतनी ऊंचाई तक नहीं जाती है। ये एज कम्पेयर टू इक्वेटर की जो ऊंचाई है उससे कम होती है, क्योंकि यहाँ पे राइज एयर बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। इसलिए ट्रोपोपॉज की जो हाइट होती है यहाँ पे इक्वेटर के कंपेयर में क्या होंगी, कम होंगी, ठीक है। तो ट्रोपोपॉज की जो हाइट है यहाँ पे कम होंगी, और जैसे जैसे पोल की जाएगी यहाँ पे ट्रोपोपॉज की हाइट कम होती जाएगी, और एवरेज जो पोल्स पे देंगे ट्रोपोपॉज की हाइट जो होगी 9 किलोमीटर के आसपास होती है। तो दोस्तों ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखते हैं अब होती क्या है यहाँ पे कि सरफेस पे। अब देखो एक बार फिर डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये हमारा एयर के राइज होती है इक्वेटर पे, और ये हमारा 60 से 65 डिग्री के आसपास यहाँ पे एयर की राइज होती है, ठीक है। इक्वेटर पे जो एयर राइज होती है उसकी हाइट ज़्यादा होती है, और 60 से 65 डिग्री पे जो एयर राइज होती है उसकी हाइट कम होती है। इतना तो अभी तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा लो प्रेशर है सरफेस पे इक्वेटर के पास। अब यहाँ पे देखो 30 से 35 डिग्री पे अभी हम लोग देखते थे एयर क्या होती है, यहाँ पे एयर यहाँ पे डिसेंड होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो ट्रोपोपॉज है डिक्रीज होती जाती है। तो 30 से 35 पे आप देखोगे ट्रोपोपॉज की हाइट 60 से 65 डिग्री के कंपेयर में ज़्यादा होंगी, लेकिन इक्वेटर के कंपेयर में कम होंगी, ठीक है। यहाँ पे ट्रोपोपॉज की हाइट आप मान लो यहाँ पे 17 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर है, तो यहाँ पे आपको 12 किलोमीटर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अब देखते हैं इक्वेटर पे जैसा कि यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, और यहाँ पे 30 से 35 डिग्री पे हाई प्रेशर बनता है, ये आपको पता होगा। तो देखो अब अपर एटमॉस्फेयर में क्या होती है, हायर एल्टीट्यूड पे आप जाओगे, इक्वेटर के पास हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे, तो मान लो यहाँ पे ट्रोपोपॉज की हाइट 12 किलोमीटर है 30 से 35 डिग्री पे। तो उसी की रेंज में यहाँ पे इक्वेटर के पास 12 किलोमीटर पे दोनों को हम लोग देखेंगे प्रेशर यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर आप देखोगे तो क्या नज़र आएगा, इक्वेटर पर यहाँ पे 12 किलोमीटर प्रेशर आप देखोगे तो हाई प्रेशर होगा एज कम्पेयर टू 30 से 35 डिग्री पे यहाँ पे, क्योंकि ट्रोपोपॉज ऊपर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो यहाँ पे हमारा लो प्रेशर होगा, ठीक है। इसके ऊपर एयर नहीं है, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। देखो सरफेस पे इक्वेटर पे लो प्रेशर होता है और 30-35 डिग्री पे हाई प्रेशर होता है, लेकिन हायर एल्टीट्यूड पर जाओगे तो वही यहाँ उल्टा हो जाता है। इक्वेटर पर हाई प्रेशर होगा क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे और भी एयर है, लेकिन 30-35 डिग्री पर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे लो प्रेशर होंगे क्योंकि इसके ऊपर एयर नहीं होंगे,
ठीक है। वैसे यहाँ पे देखोगे तो पोलवर्ड में और लो प्रेशर होंगे हायर एल्टीट्यूड पे, ठीक है। धीमे धीमे लो प्रेशर यहाँ पे होते जाएंगे। अब देखो विंड्स कैसे फ्लो होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर बहती है। तो यहाँ पे जो एयर हमारा राइज हुए थे इक्वेटर के पास, इक्वेटर पास राइज हुए थे, तो ऊपर जाके किधर फ्लो होंगी, इधर पोलवर्ड की ओर फ्लो होंगी। तो हाई प्रेशर यहाँ पे है तो हमारा पोलवर्ड की ओर एक विंड्स फ्लो होने लगता है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे जेट स्ट्रीम, ठीक है। जेट स्ट्रीम किसको बोलते हैं, जब यहाँ से एयर पोलवर्ड के फ्लो होने लगता है उसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। अब देखो ये हमारा ओरिजिन हो गया, लेकिन आपको पता होगा कि जेट स्ट्रीम कहाँ पे होती है, हमारे मिलती है, जेट स्ट्रीम मिलती है आपको सब ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। एक होती है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, एक होती है पोलर जेट स्ट्रीम। तो अभी हम लोग देखें इक्वेटर पे जो फॉर्मेशन होती है वो हमारा एक जेट स्ट्रीम होती है। एक जेट स्ट्रीम और फॉर्मेट कहाँ पे होगा, 60 से 65 डिग्री पर, क्योंकि वहाँ भी एयर राइज हो रही है, वहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होगा एज कम्पेयर टू पोल, यहाँ पे लो प्रेशर। तो एक 60-65 डिग्री पर जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन होगा और एक होगा इक्वेटर के पास। तो दो जेट स्ट्रीम की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपने नोटिस किया होगा या पढ़ा होगा कि जेट स्ट्रीम की जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है। देखो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होती है, नदर्न हेमिस्फीयर में वेस्ट टू ईस्ट होती है। वैसे ही पोलर की भी आपको वेस्ट टू ईस्ट देखने को मिलेगी डायरेक्शन। तो अभी तो हमारे इक्वेटर पे यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था और पोलवर्ड की बढ़ रहा था, तो कायदे से क्या होनी चाहिए कि साउथ टू नॉर्थ यहाँ पे बहनी चाहिए जेट स्ट्रीम नदर हेमिस्फीयर में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमको जेट स्ट्रीम देखने को मिलता है वेस्ट टू ईस्ट। अब ये कैसे हो गया, देखो अभी तो हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट एक ही हम लोग यहाँ पे देखे थे, प्रेशर ग्रेडियंट से हमारा जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन हुआ अपर लेयर में। अब यहाँ पे कोरियलिस फोर्स काम करने लगती है। देखो ये इक्वेटर है, इक्वेटर से जैसे ही पोलवर्ड की जाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा इक्वेटर हो गया। इक्वेटर पर हमारा हायर एल्टीट्यूड पे अभी हम लोग देखें हाई प्रेशर है, पोल पे हमारा लो प्रेशर है हायर एल्टीट्यूड पे। तो विंड्स हमारा नदर्न की ओर ऐसे जाने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पे कोरियलिस फोर्स काम करेगा। कोरियलिस फोर्स हम लोग फेरेल लॉ के हिसाब से देखे थे, क्या देखे थे कि नदर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर डिफ्लेक्ट होती है। अब देखो नदर्न हेमिस्फीयर में इधर की ओर जाएगी तो राइट की ओर डिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि जो विंड्स होंगी, जो जेट स्ट्रीम होंगी वो राइट की ओर ऐसे डिफ्लेक्ट होने लगेगी, ठीक है, ऐसे डिफ्लेक्ट होने लगेगी राइट की ओर। तो जैसे ही ये 30 से 60 डिग्री के आसपास जाती है, यानी आप 25 से देख सकते हो, या 30 से 60 लैटिट्यूड के आसपास जाती है, तो जो डायरेक्शन होती है जेट स्ट्रीम का वो नदरवर्ड ना होके हमारा राइट की ओर डिफ्लेक्ट होगी। तो कैसे हो जाएगी, हमारा ईस्ट की ओर, ठीक है, ये हमारा ईस्ट की ओर। तो हमारा जैसे आप इंडिया में आप देखोगे सब ट्रॉपिकल जो जेट स्ट्रीम होती है वेस्ट से ईस्ट की ओर आती है, तो इसीलिए हमारा जो पोलर जेट स्ट्रीम की डायरेक्शन है वो हमारा नदर्न वर्ड ना होकर नदर्न हेमिस्फीयर में हमारा कहाँ होता है, वेस्ट से ईस्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोरियलिस फोर्स काम करती है। तो ओरिजिन कैसे होता है, ओरिजिन हम लोग देखे थे प्रेशर ग्रेडियंट से होता है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन चेंज हो जाती है कोरियलिस फोर्स से हमारा वेस्ट टू ईस्ट हो जाती है, ये हमारा। इसीलिए आप देखोगे जो सब ट्रॉपिकल एक मिनट फिर अच्छे से लिख लेते हैं, जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है उसका ओरिजिन इक्वेटर पे होता है और वो नदर्न वर्ड की यानी पोलवर्ड की ओर जाने की कोशिश करती है, लेकिन कोरियलिस फोर्स क्या करता है, उसको बेंड करके 30 से 60 डिग्री के बीच में यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट की ओर फ्लो करने को मजबूर कर देता है। तो ये हमारा जेट स्ट्रीम हो गया सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का ओरिजिन एंड फॉर्मेशन। अब वही केस दोस्तों यहाँ पे 60 से 65 डिग्री लैटिट्यूड पे होती है, यहाँ पे एयर राइज होता है और यहाँ पे पोलवर्ड पे आप देखोगे तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा और पोल में 90 डिग्री पे यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा। तो फिर से हायर एल्टीट्यूड पे यहाँ पे विंड्स का यहाँ पे कहाँ होंगी, इधर की ओर फ्लो होंगी पोलवर्ड की ओर। लेकिन आपको पता होगा कोरियलिस फोर्स जैसे जैसे पोल के पास जाते हैं कोरियलिस फोर्स बहुत ज़्यादा काम करने लगती है, यानी इंक्रीज करती है। इसीलिए जो सब ट्रॉपिकल जो जेट स्ट्रीम है उसको बेंड होने में 30 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि तक आने तक बेंड होती है, लेकिन यहाँ पे 60 से 65 डिग्री वाली जो जेट स्ट्रीम फॉर्म होती है
उसको पोलवर्ड जाने में उतना लेटीट्यूड क्रॉस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि कोरियालिस फोर्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम करती है। तो कोरियालिस फोर्स पोलवर्ड जाने पे ज़्यादा काम करती है, इसलिए आप देखोगे ये बहुत ही जल्दी बेंड हो जाती है और वेस्ट टू ईस्ट पोलर जो जेट स्ट्रीम है वो भी हमारा फ्लो होने लगती है। सेम केस दोस्तों हमारा आप देखोगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में भी होता है। सदर्न हेमिस्फीयर में भी जेट स्ट्रीम जो आती है ये लेफ्ट की ओर होती है। अब लेफ्ट की ओर होंगी तो वेस्ट टू ईस्ट हो जाएंगी, फिर पोलवर्ड में यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट होंगी, फिर यहाँ पे ये हमारा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ये हमारा पोलवर्ड पोलर जेट स्ट्रीम है। तो ऐसे दोस्तों हमारा ओरिजिन होता है और फॉर्मेशन होता है जेट स्ट्रीम का। ठीक है, तेरह दोस्तों जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन। अब हम लोग देखते हैं कि जेट स्ट्रीम वेदर में कैसे इफेक्ट करता है। तो दोस्तों जो भी कुछ हायर एल्टीट्यूड पे विंड्स पे हो रहा है वो सब कुछ यहाँ पे सरफेस की जो विंड्स हैं, सरफेस की जो वेदर है, सबको इफेक्ट करता है। अब कैसे करता है देखो, अभी हम लोग देखें सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहाँ फ्लो होता है, 30 से 35 डिग्री लैटीट्यूड के आसपास ये वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पे फ्लो होता है हायर एल्टीट्यूड पे। अब वहाँ पे देखो क्या होती है, वहाँ पे एयर मासेस की बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम क्या करती है, एयर मासेस को, जो वार्म एयर मास हैं और कोल्ड एयर मास हैं, उसको सेपरेट करती है। ठीक है, तो पहला काम हो गया, वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास को सेपरेट करती है और ये जिग-जैग पाथ को फॉलो करती है, मींडरिंग जैसा फॉलो करती है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग देखे थे मींडरिंग कैसे फॉलो करती है, देख लेते हैं मींडरिंग। हाँ, अभी हम लोग देखे थे मींडरिंग जैसे रिवर मींडरिंग जैसा फॉलो करती है। और ये हमारा जो कोल्ड एयर मास है, ये नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, एयर मास है और वार्म एयर मास है, उसको सेपरेट करती है और जिग-जैग मोशन में फॉलो करती है। अब देखो यहाँ पे जो वार्म एयर जो इंक्रोच किया है इधर की ओर हमारा रिड्ज बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिड्ज। और इधर कोल्ड एयर मास की ओर जो होता है इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, तो यहाँ पे रिज एंड ट्रफ की फॉर्मेशन होती है। और रिड्ज की जो फॉर्मेशन होती है यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा साइक्लोनिक सरफेस पे देखो, ये हमारा हायर एल्टीट्यूड पे है, ये हायर एल्टीट्यूड पे है, जेट स्ट्रीम फ्लो हो रही है, तो इसको बोलते हैं रिज और इसको बोलते हैं हम ट्रफ। ठीक है, तो जहाँ रिज फॉर्मेशन होती है वहाँ पे आपको सरफेस पे क्या होंगी, सरफेस पे यहाँ पे साइक्लोनिक एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे सरफेस पे लो प्रेशर की फॉर्मेशन होती है और एयर जो होती है ये यहाँ पे गोल गोल घूम के ऊपर उठती है, राइज करती है। तो यहाँ पे साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ की फॉर्मेशन होगी। जहाँ पे साइक्लोनिक होती है वहाँ पे क्या होती है, आपको पता होगा कि जो एटमॉस्फेयर है वो इनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एयर की राइजेज होती है। अब एयर की राइजेज होंगी तो क्या होती है, एयर की राइजेज होंगी तो फिर वहाँ पे जो एडियाबेटिक कूलिंग होने लगेगी। एडियाबेटिक कूलिंग का क्या मतलब है, एयर राइज होंगी जब, तो वहाँ पे आप देखोगे एयर की टेम्परेचर कम होंगी। एयर की टेम्परेचर कम होंगी, जो भी मॉइस्चर है उसका कंडेंसेशन होने लगेगा, जो भी मॉइस्चर है उसका कंडेंसेशन होने लगेगा। क्यों, क्योंकि एयर की टेम्परेचर डाउन होने पे जो ड्यू पॉइंट है वो हमारे घट जाते हैं, इसलिए एयर का कंडेंसेशन होने लगा और क्लाउड की फॉर्मेशन होने लगी। तो हमारा रिज वाले जो एरिया है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ होंगी, एयर राइज करेंगी, ड्यू पॉइंट घटेगा, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी होने लगी और यहाँ पे रेनफॉल होने लगेगा। तो वेदर यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो सरफेस की वेदर है उसको कंट्रोल करता है कौन, जेट स्ट्रीम। अब देखो रिज वाले कंडीशन, अब देखो ट्रफ वाले कंडीशन में, तो कोल्ड एयर वाले एरिया में ये हमारा ट्रफ है। ट्रफ में आप देखोगे तो एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटीज होती है। इसका मतलब यहाँ पे एयर क्या करी, सिंक हो रही है, तो हाई प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है सरफेस पे हाई प्रेशर है, तो यहाँ पे एक स्टेबल एटमॉस्फेयर होंगी और यहाँ पे ड्राई एंड कूल इन्वायरमेंट होगा और यहाँ पे बारिश नहीं होंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो वेदर को कंट्रोल करता है हमारा कौन, जेट स्ट्रीम सरफेस की वेदर को कंट्रोल करता है। और ये फ्रंट को भी, जो फ्रंटोजेनेसिस होता है आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, उसको भी यहाँ पे बनने में हेल्प करता है। तेरह दोस्तों यहाँ पे जो वेदर को कैसे कंट्रोल करता है। अब आप देख लो इंडिया की बात कर लो, तो जेट स्ट्रीम और थ्योरी जो थी दोस्तों मानसून की फॉर्मेशन में, उसमें हम लोग देखे थे कि जो इंडिया के ऊपर जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो फ्लो होती है,
सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम वो विंटर में नदर्न जो प्लेन है उससे गुजरती है, लेकिन आईटीसी जैसे ही आता है तो जेट स्ट्रीम ये विथड्रॉ करता है और यहाँ पे मानसून आती है। तो मानसून की अराइवल के लिए भी जेट स्ट्रीम हमारा यहाँ पे कंट्रोल करता है, यानी पूरी मानसून को जेट स्ट्रीम कंट्रोल करता है। इसके अलावा टेम्परेरी जो जेट स्ट्रीम होती है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वो भी हमारा सदर्न जो इंडिया है उसके ऊपर से गुजरता है, वो भी हमारा डिप्रेशन वहाँ पे करता है और मानसून को वहाँ पे लाता है। तो यहाँ पे मानसून की जो रेनफॉल होती है उसके लिए जेट स्ट्रीम रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा दोस्तों विंटर में भी जो रेनफॉल होती है उसके लिए भी जेट स्ट्रीम रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को अलग से वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है, जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है, वो हमारे मेडिटेरियन सी से मॉइस्चर को लाता है और इंडिया में रेनफॉल करता है। उसको हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। यदि नहीं आप देखा होगा तो इस वीडियो को आप अलग से इसको देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हो कि जेट स्ट्रीम ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ती है तो पोलर जेट स्ट्रीम बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। पोलर जेट स्ट्रीम में क्या होता है कि जो जैक होती है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाती है। देखो ये मान लो पोल है, ठीक है, 90 डिग्री ये पोल है, तो वहाँ पे जो जेट स्ट्रीम होती हैं वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा जिग वाली वहाँ पे फॉलो करने लगती हैं, क्योंकि आइसोबार में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आते हैं। तो जिग इसको बोलते हैं पोलर वर्टेक्स। ठीक है, तो पोलर वर्टेक्स क्या होते हैं कि जो कोल्ड एयर होते हैं वार्म एयर को बहुत ज़्यादा इंक्रोच करते हैं। तो देखिए यूएसए हमारा पोल के नज़दीक है, तो जो कोल्ड एयर होते हैं यूएसए में बहुत ज़्यादा इंक्रोच कर लेते हैं वार्म एयर के। तो वहाँ पे यूएसए में आप देखते होंगे विंटर में बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं। पिछले बार ट्रंप ने कोट भी किया था, ट्वीट भी किया था कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते यदि ग्लोबल वार्मिंग होती तो हमारा विंटर इतना हार्श नहीं होता। ठीक है, लेकिन उल्टा अलग है, साइंटिस्ट मानती है ग्लोबल वार्मिंग के चलते ही यहाँ पे जो पोलर जो जेट स्ट्रीम है उसमें जिग की और ज़्यादा वेरिएशन आते हैं, जिग हो जाता है और हमारे पोलर वर्टेक्स का फॉर्मेशन होता है, और जो कोल्ड एयर है उनका इंक्रोचमेंट होता है। इसी वजह से इंक्रोचमेंट वार्म एयर में होने के चलते यूएसए में कोल्ड एयर की एरिया वाली आ जाती है और यूएसए में हार्श विंटर होता है। तो ट्रंप जैसा बोल रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग से विंटर तो गर्मी होनी चाहिए लेकिन हार्श होती है, लेकिन नहीं दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग से भी जेट स्ट्रीम की जो जिग वाली जो पोजीशन है वो चेंज होती है और हार्श विंटर भी हो सकते हैं। तेरह दोस्तों इफेक्ट वेदर का जेट स्ट्रीम का। दोस्तों आज हम लोग मेन जो जेट स्ट्रीम है सब ट्रॉपिकल और पोलर जेट स्ट्रीम के बारे में डिस्कस किए। कुछ टेम्परेरी भी जेट स्ट्रीम है उसको हम लोग यहाँ पे छोड़ रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लो आपने देखा होगा कि ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कुछ टाइम के लिए सदर्न इंडिया में समर के सीजन में होता है। इसके अलावा सोमाली जेट स्ट्रीम का भी नाम सुना होगा, जो मानसून को अराइवल में हेल्प करता है, वो भी हमारा टेम्परेरी जेट स्ट्रीम है, तो उसको हम लोग यहाँ पे छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जेट स्ट्रीम के बारे में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। यदि कुछ छूट गया हो या सजेशन देना चाहते हो उसको भी कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।